ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो इंटरनेट के अंधेरे हिस्से में बैठकर एक ऐसी ताकत बना चुका था जिसका असर दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ था। वो अपनी शनाख्त को छुपाए हुए एक खुफिया निज़ाम को चला रहा था और ख़ुद को महफूज समझता था। इसे लगता था कि इसे कोई भी नहीं पकड़ सकता, मगर उसे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी कामयाबी के पीछे छुपी एक छोटी सी गलती एक दिन इसकी पूरी दुनिया को बदल देगी और इसी का अंजाम बन जाएगी। नाजरीन, ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। इंटरनेट सिर्फ वो नहीं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जो वेबसाइट्स हम गूगल पर देखते हैं वो असल इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है जिस तक आम तरीके से रसाई नहीं होती। इसी खुफिया हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब तक पहुँचने के लिए ख़ास ब्राउज़र इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग अपनी शनाख्त छुपाना चाहते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ ये जगह गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बनती गई। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खरीदी और बेची जाती थीं। मंशियात, गैर कानूनी असलहा, चोरीशुदा डाटा, जेली दस्तावेज़ात और दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आम मार्केट में दस्तयाब नहीं होती। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला यह था कि यहाँ किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। अगर कोई चीज़ खरीदी जाती तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो वाकई मिले भी। अक्सर ऐसा होता था कि सेलर पैसे लेकर गायब हो जाता था या खुद पूरी वेबसाइट ही बंद हो जाती थी। लेकिन 2011 में एक बड़ी तब्दीली सामने आई जब एक डार्क वेब मार्केट सामने आई जिसने पहली बार इस मसले को काफ़ी हद तक हल किया। इस प्लेटफार्म ने एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें ख़रीदार का पैसा एक महफूज जगह पर रखा जाता था और जब तक वो अपनी चीज़ रिसीव ना कर ले सेलर को पेमेंट नहीं मिलती थी। ये सिस्टम कामयाब रहा और इसने तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन कुछ ही सालों बाद इस प्लेटफॉर्म का खात्मा हो गया क्योंकि इसके क्रिएटर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कई नई मार्केट्स आईं मगर कोई भी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। या तो वो लॉ एनफोर्समेंट के हाथों बंद हो गई या खुद ही एग्ज़िट कर गईं। इस गैर यकीनी सूरत हाल में 2014 के आसपास एक नई मार्केट सामने आई जिसका नाम था अल्फ़ाबे। शुरू में ये प्लेटफार्म ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले शख्स ने इसे बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया था। इसने पिछली मार्केट्स की गलतियों से सीखा और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल था, जहां एस्क्रो सिस्टम बेहतर अंदाज में काम कर रहा था, जिसकी वजह से नए यूज़र्स के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पर ट्रस्ट करने लगे और कुछ ही वक्त में ये प्लेटफार्म तेज़ी से ग्रो करने लगा। चंद सालों में अल्फ़ाबे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट बन गई। 2017 तक इसकी सूरत हाल कुछ यूँ थी। लाखों यूज़र्स इससे जुड़े हुए थे। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा आइटम्स लिस्टेड थीं। रोज़ाना 6 से 8 लाख डॉलर तक का लेन देन हो रहा था। यह सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हो रहा था जिसकी वजह से पेमेंट्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था, ख़ासतौर पर उस वक़्त जब इजाफी प्राइवेसी टूल्स इस्तेमाल किए जाएं। इस प्लेटफार्म के पीछे मौजूद शख्स खुद को अल्फ़ा 02 के नाम से ज़ाहिर करता था। इसकी असल शनाख्त किसी को मालूम नहीं थी। वो न सिर्फ एक टेक्निकल माइंड था बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी था। इसने अपने प्लेटफार्म को सिर्फ एक इलीगल मार्केट नहीं रखा बल्कि इसे एक मुकम्मल सिस्टम की तरह चलाया। रूल्स बनाए, कमीशन सेट किए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां लोग बार बार वापस आते थे। इसी वजह से अल्फ़ाबे दूसरी मार्केट्स के मुकाबले में ज़्यादा देर तक स्टेबल रही। लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती गई वैसे वैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की अटेंशन भी इस पर आती गई। अमेरिका, यूरोप और कई दूसरे ममालिक की एजेंसीज़ खामोशी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थीं। इनका मकसद सिर्फ एक था, इस प्लेटफार्म के पीछे मौजूद असल शख्स तक पहुँचना। मसला ये था कि इन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एडमिन ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए काफ़ी एहतियात की हुई थी। वो कभी भी अपनी असल मालूमात इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन जहाँ एक अहम बात समझने वाली थी, टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए आखिर में इसे इंसान ही इस्तेमाल करता है और इंसान हमेशा गलती करता है। तहकीकात के दौरान एक ऐसा डिजिटल सुराग मिला जो बज़ाहिर मामूली लग रहा था, लेकिन दरअसल वो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। ये एक पुराना ईमेल रिकॉर्ड था। ये ईमेल उस वक़्त का था जब अल्फ़ाबे नई लॉन्च हुई थी। इस वक्त एडमिन ने एक वेलकम मैसेज भेजा था और इसी दौरान इसने एक ऐसा ईमेल इस्तेमाल कर लिया जो मुकम्मल तौर पर सिक्योर नहीं था। वो बज़ाहिर एक आम सा डाटा था मगर इन्होंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। इन्होंने इसी एक सुराग को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। सबसे पहले इस ईमेल को मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर तलाश किया गया।
شروع میں زیادہ کچھ نہیں ملا، لیکن جیسے جیسے تحقیق گہری ہوتی گئی کچھ پرانے اکاؤنٹس سامنے آنے لگے۔ یہ وہ اکاؤنٹس تھے جو اس وقت بنائے گئے تھے جب احتیاط اتنی سخت نہیں تھی۔ انہی میں سے ایک پروفائل نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بنایا گیا اکاؤنٹ تھا جہاں ایک شخص نے اپنے بارے میں کافی معلومات دی ہوئی تھی۔ اس میں اس کی تصاویر بھی تھیں، اس کی دلچسپیاں بھی لکھی ہوئی تھیں اور کچھ ذاتی تفصیلات بھی موجود تھیں۔ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس میں ایک نام سامنے آ رہا تھا، الیگزینڈر کیزز۔ اب تک جو شخص صرف ایک آن لائن نام الفا02 کے نام سے چھپا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک حقیقی انسان کی شکل اختیار کرنے لگا۔ تحقیقات کرنے والوں نے یہی نام پکڑ لیا اور اس کے ساتھ جڑی ہر ممکن معلومات نکالنا شروع کر دیں۔ پرانے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فورمز، رجسٹریشن ڈیٹا اور دیگر آن لائن ایکٹیویٹیز، سب کچھ کھنگالا گیا۔ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بننے لگی۔ یہ واضح ہو گیا کہ الیگزینڈر کوئی پراسرار ہیکر نہیں تھا، بلکہ ایک عام پس منظر رکھنے والا شخص تھا جس نے وقت کے ساتھ اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اب اگلا سوال تھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ یہ مرحلہ پہلے سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اگرچہ اس کی پرانی معلومات مل چکی تھیں، لیکن اس کی موجودہ لوکیشن اب بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ مختلف طریقوں سے اپنی آن لائن سرگرمیوں کو چھپاتا رہا تھا تاکہ اس کا اصل مقام سامنے نہ آ سکے۔ لیکن جب ایک بار اصل شناخت مل جائے تو چیزیں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتیں۔ تحقیقات کے دوران اس کے مالی ریکارڈ، آن لائن ٹرانزیکشنز اور دیگر ڈیجیٹل سراغوں کو جوڑا گیا۔ آہستہ آہستہ ایک مخصوص جگہ بار بار سامنے آنے لگی، بینکاک۔ یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مہنگی گاڑیوں میں گھومتا تھا، قیمتی جائیدادیں رکھتا تھا اور باہر سے دیکھنے میں ایک کامیاب بزنس مین لگتا تھا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی اصل کمائی کہاں سے آ رہی ہے۔ ادھر حکام نے اس پر مکمل نظر رکھنا شروع کر دی۔ یہ اب صرف آن لائن تحقیق نہیں رہی تھی، بلکہ گراؤنڈ سرویلنس بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس کی روزمرہ زندگی، اس کی موومنٹس، اس کی عادتیں، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا تھا۔ مگر ایک مسئلہ ابھی باقی تھا۔ حکام صرف اسے گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس کے سسٹم تک بھی مکمل رسائی چاہتے تھے۔ اگر وہ اسے ایسے وقت پر پکڑ لیتے جب اس کا لیپ ٹاپ بند ہوتا یا لاکڈ ہوتا تو بہت سا امپورٹنٹ ڈیٹا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، یعنی اس وقت جب وہ خود اپنے سسٹم پر کام کر رہا ہو۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ انہیں ایک ایسے موقع کا انتظار کرنا تھا جب وہ مکمل طور پر بے خبر ہو اور اس کا سسٹم کھلا ہو۔ اس کے لیے مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی تاکہ اس کی روٹین کو سمجھا جا سکے۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ یورپ میں موجود ایک اور بڑی ڈارک ویب مارکیٹ جو الفا02 کی کمپیٹیٹر تھی، وہ بھی حکام کی نظر میں آ گئی۔ تحقیقات کرنے والوں نے اس کے سرور تک رسائی حاصل کر لی اور خاموشی سے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس مارکیٹ کے اندر ہونے والی گفتگو، صارفین کی معلومات اور دیگر ڈیٹا کو پڑھ کر انہیں اس کے منتظم تک پہنچنے میں کامیابی ملی۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اب حکام کے پاس دو بڑے ٹارگٹس تھے، ایک الفابے اور دوسرا اس کا کمپیٹیٹر پلیٹ فارم، جہاں ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کارروائیاں الگ الگ نہیں کی جائیں گی، بلکہ ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن کے تحت کی جائیں گی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ایک پلیٹ فارم بند ہو تو اس کے صارفین دوسرے پلیٹ فارم کی طرف منتقل ہوں اور وہ پلیٹ فارم پہلے ہی حکام کے کنٹرول میں ہو۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن بایونیٹ۔ اس میں کئی ممالک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز شامل تھیں اور ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ منصوبہ بہت واضح تھا۔ پہلے کمپیٹیٹر مارکیٹ کو خاموشی سے اپنے کنٹرول میں لیا جائے گا، بغیر کسی کو بتائے۔ پھر جب الفابے کو اچانک بند کیا جائے گا تو اس کے زیادہ تر صارفین خود بخود دوسری مارکیٹ پر شفٹ ہو جائیں گے، جہاں پہلے ہی نگرانی موجود ہوگی۔ یوں ایک ہی وقت میں ہزاروں افراد کو ٹریس کرنا ممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی حساب سے بنایا گیا جال تھا۔ ہر قدم احتیاط سے اٹھایا جا رہا تھا، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی پورے آپریشن کو ناکام بنا سکتی تھی۔ ادھر الیگزینڈر کیزز اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سسٹم مکمل محفوظ ہے اور کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دائرہ اس کے گرد تنگ ہو چکا تھا۔ اب تک اس آپریشن کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ آپریشن بایونیٹ کے تحت ہر ٹیم کو اپنا کردار سمجھا دیا گیا تھا۔ یورپ میں دوسری مارکیٹ پہلے ہی خاموشی سے کنٹرول میں لی جا چکی تھی اور اب سارا فوکس ایک ہی شخص پر تھا، الیگزینڈر کیزز۔ بینکاک میں اس کی نگرانی کئی دنوں سے جاری تھی۔ حکام کو اس کی روزمرہ عادتیں اچھی طرح سمجھ آ چکی تھیں۔
वो कब जागता है, कब लैपटॉप खोलता है, कितनी देर काम करता है, हर चीज़ डिटेल में नोट की जा रही थी। फिर 5 जुलाई 2017 की सुबह आई। बैंकॉक में सब कुछ बज़ाहिर आम था। अंदर अपने विला में अलेक्जेंडर अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ था। इसके सामने इसका पूरा डिजिटल सिस्टम खुला हुआ था, वही सिस्टम जिसके ज़रिए वो अल्फ़ाबे को कंट्रोल करता था। इसे कोई शक नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। बाहर लॉ एनफोर्समेंट की टीमें खामोशी से अपनी पोजीशंस ले चुकी थीं। प्लान के मुताबिक एक फ़ेक एक्सीडेंट प्लान क्रिएट किया गया, जिसमें करना ये था कि जब वो लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ़ हो तो एक कार को ज़बरदस्त तरीके से इसके घर के दरवाजे के साथ मारा जाए, ताकि वो जल्दी से उठे और अपने लैपटॉप को खुला ही छोड़ दे, जिससे इसके सिस्टम तक रसाई मुमकिन हो जाए। मंसूबे के मुताबिक जब कार को दरवाजे से मारा गया तो एक ज़बरदस्त आवाज़ आई। अलेक्जेंडर केजेस चौंक गया। इसने फ़ौरन सर उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। इसने लैपटॉप वैसे ही खुला छोड़ दिया, ना स्क्रीन लॉक की, ना कुछ बंद किया, और सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया ताकि देख सके कि क्या हुआ है। और यही वो गलती थी जिसका कई दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचा, टीम ने फ़ौरन एक्शन लिया। चंद ही सेकंड में इसे काबू कर लिया गया। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब एक प्लान था, कोई हकीकी हादसा नहीं। इधर दूसरी टीम सीधा अंदर दाखिल हुई। इनका टारगेट सिर्फ एक चीज़ थी, लैपटॉप। वो सीधा इस कमरे में पहुंचे जहां वो अभी कुछ लम्हे पहले बैठा था। स्क्रीन ऑन थी, सिस्टम खुला हुआ था और तमाम सेंसिटिव डाटा असेसेबल था। यही वो मौका था जिसके लिए इतनी प्लानिंग की गई थी। फ़ौरन फोरेंसिक टीम ने काम शुरू किया। अकाउंट्स, पासवर्ड्स, एनक्रिप्टेड फाइल्स, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, हर चीज़ को जल्दी से सिक्योर किया गया ताकि कुछ भी लॉस ना हो, क्योंकि अगर सिस्टम लॉक हो जाता तो ये सब हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो सकता था। ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं थी, ये इस पूरे नेटवर्क के दिमाग तक बराह रास्त रसाई हासिल करना था। चंद घंटों के अंदर अल्फ़ाबे को शट डाउन करना शुरू कर दिया गया। दुनिया भर के यूज़र्स को एहसास हुआ कि प्लेटफार्म काम नहीं कर रहा, मगर इन्हें असल वजह का अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही ये प्लेटफार्म बंद हुआ, इसके ज़्यादातर यूज़र्स ऑटोमेटिकली दूसरी मार्केट की तरफ मुंतकिल हो गए, जिसे वो महफूज समझ रहे थे, लेकिन हकीकत में वो भी लॉ एनफोर्समेंट के कंट्रोल में थी। अगले चंद दिनों में हज़ारों लोग खुद चलकर इस ट्रैप में आ गए और इनकी एक्टिविटीज़ खामोशी से मॉनिटर की जाती रहीं। यूँ एक ही ऑपरेशन में ना सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क ख़त्म हुआ, बल्कि इससे जुड़े बेशुमार अफराद भी आइडेंटिफाई हो गए। इधर अलेक्जेंडर केजेस को हिरासत में ले लिया गया था। इसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि इसके बचने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। गिरफ्तारी के बाद अलेक्जेंडर केजेस को सख्त सिक्योरिटी में रखा गया। तफ्तीश जारी थी और उसके खिलाफ सबूत मुसलसल मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद एक चौंका देने वाली खबर आई। वो अपनी ही हिरासत में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर इसे खुदकशी करार दिया गया। इधर अल्फ़ाबे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी और इसके सार्फिन भी पकड़े जा रहे थे। यूँ एक शख्स की मामूली गलती ने एक पूरी खुफिया सल्तनत का खात्मा कर दिया और डार्क वेब की तारीख का एक बड़ा बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।